मैंने विनोद को बोला, विनोद एक रस्सी लेकर आओ। वो जाता है और एक छोटी सी रस्सी लेके आ जाता है, लेकिन उस रस्सी से मेरा काम बनने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको दोबारा भेजा और मैंने उसको बोला कि मुझे कम से कम 20 फीट लंबी रस्सी चाहिए। तो वो दोबारा से जाता है और लगभग 20 फीट लंबी रस्सी लेके आ जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली उस रस्सी से भी मेरा काम चलने वाला नहीं था। तो मैंने उसको तीसरी बार फिर से जाने के लिए बोला और फिर उसको बोला कि देखो, बाहर रोड पे एक पेड़ गिरा हुआ है जिसको किसी बड़े से वाहन से बांध कर वहाँ से हटाना है, उसके लिए मुझे रस्सी चाहिए। तो अब की बार विनोद जाता है और थोड़ा देर से वापस आता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो एक परफेक्ट जो रस्सी मुझे चाहिए थी वो लेके आता है। सो यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि अपने पहले 2 अटेम्प्ट में विनोद एक परफेक्ट रस्सी लाने में सफल नहीं हुआ, जबकि तीसरी बार में वो भले ही थोड़ा देर से लौटा, लेकिन वो वही रस्सी लेके आया जिसकी मैंने डिमांड की थी। अपने पहले 2 अटेम्प्ट में वो परफेक्ट रस्सी क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि उसको एग्जैक्ट ये मालूम नहीं था कि मेरी डिमांड क्या है। तो यदि आपको पता चल जाए कि यूपीएससी की एक्चुअल डिमांड क्या है, तो भले ही आप थोड़ा सा देर से सफल होगे, लेकिन आप सफल हो जाओगे। तो नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आप सबका IAS फ्रॉम होम नामक इस नई पहल में। मैं हूं अरविंद कुमार लोधी और आप देख रहे हैं हमारा कोर्स IAS बिगनर्स। ये हमारे कोर्स का चौथा लेक्चर है जिसका नाम है डिमांड्स ऑफ द एग्जामिनेशन। सो इस कोर्स में अब तक हमने जिन लेसन्स को कवर किया है उनको आप यहाँ पे देख सकते हो। जो लास्ट वाला लेसन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था यूपीएससी के बारे में, एलिजिबिलिटी और अटेम्प्ट्स के बारे में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, एग्जामिनेशन का पूरा प्लान देखा था, रिज़ल्ट कैसे देखते हैं, प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए वो देखा था, और लास्ट में फिर हमने देखा था 2023 की परीक्षा की पूरी टाइमलाइन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हमें किन किन टॉपिक्स के अंतर्गत अपना डिस्कशन आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे पर्सनैलिटी की, द की डिमांड। इसके बाद फिर हम डिमांड्स इन प्रीलिम्स, यानी प्रीलिम्स में कौन कौन सी डिमांड्स होती हैं एग्जामिनेशन की, उन पे बात करेंगे। एंड इसके बाद फिर डिमांड्स इन मेंस एग्जामिनेशन, डिमांड्स इन इंटरव्यू, और फिर इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे सम अदर डिमांड्स। तो आइए फिर एक एक करके शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं ड्यूटीज़ ऑफ एन IAS। आप कहोगे ये हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? देखो, आप जब IAS बनोगे तो आपको कुछ ना कुछ काम करने होंगे। तो इस सेवा में जाने के बाद आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, उन्हीं कामों के अनुसार तो भर्ती होगी ना लोगों की। तो जो काम आपको करने हैं, यदि वो काम आपको पता चल जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन काम को करने के लिए किस प्रकार के लोगों की ज़रूरत है हमारे सिस्टम को। ठीक है, सो इसलिए सबसे पहले आप ये समझ लो कि एक IAS ऑफिसर को क्या क्या काम करने होते हैं। सबसे पहला काम जो सबसे ऊंचे लेवल पे होता है, सेक्रेटरी लेवल पे जो काम होता है, वो है नीति निर्माण और उनका कार्यान्वयन का काम। अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग IAS ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो वो अपने अपने मंत्रालय में अपने अपने कामों को अंजाम देते हैं। सो ये पहला काम हो गया। इसके बाद दूसरा, सार्वजनिक निधि का उचित उपयोग। सार्वजनिक निधि क्या होती है? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक फंड। तो हमारे जितने भी जो टैक्स पेयर्स हैं, जो करदाता हैं, वो हर साल अपना कर अदा करते हैं, और कुछ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह होते हैं वो तो जैसे ही वस्तुओं सेवाओं की खरीदी बिक्री होती है तो उससे भी जो बहुत सारा धन है वो सरकार के संचित निधि में चला जाता है। तो उस निधि का उचित उपयोग हो, उसकी बर्बादी ना हो, तो ये कैसे सुनिश्चित होगा, ये देखने का काम भी एक IAS ऑफिसर का होता है। इसके बाद सरकार के दैनिक प्रशासनिक जितने भी क्रियाकलाप हैं उनको निपटाने का काम वो भी एक IAS अधिकारी को करना रहता है। इसके बाद IAS अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी होता है। मतलब देश का जो डेवलपमेंट की हम जो चर्चा करते हैं, विकास की, कि देश यहाँ से ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है एक IAS ऑफिसर की। इसके बाद फिर राजस्व का संग्रहण। राजस्व का संग्रहण का मतलब है टैक्स का कलेक्शन, या फिर जो भू राजस्व वगैरह है उसका कलेक्शन हो गया, या अन्य जितने भी प्रकार के सरकार के जितने भी आय के स्रोत हैं, तो सरकार तक वो आय कहाँ से पहुँचती है, तो वो IAS अधिकारी उसका कलेक्शन करता है। और इसीलिए कलेक्शन के कारण ही IAS अधिकारी में से एक जो पोस्ट है उसको कलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर कानून व्यवस्था बनाए रखना, विधि के शासन की स्थापना करना। विधि का शासन ये का मतलब होता है कि किसी की मन मर्जी नहीं चलेगी, कि किसी ने कह दिया कि बस ऐसा है होना है तो ऐसा ही होगा। नहीं, हमारे देश में हमारी जो संसद या फिर राज्य का जो विधानमंडल जो कानून पारित करता है उसमें लिखा रहता है कि भाई आपको कौन सा काम किस तरीके से करना है।
तो उसको कानून उर्दू शब्द है, विधि उसका हिंदी शब्द है। तो कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन, उसका मतलब है कि जो कुछ भी है वो सब कानून के हिसाब से होगा, विधि के हिसाब से होगा। और देश में सारी चीज़ें विधि या कानून के हिसाब से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उनका ऑब्जर्वेशन भी एक आईएएस अधिकारी को करना रहता है और इसकी पूरी जिम्मेदारी भी एक आईएएस ऑफिसर के पास होती है। इसके बाद फिर जिला दंडाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है। अब दंड देने का भी अधिकार है उसको, तो अब कोई ऐसा व्यक्ति कोई भी तो दंड दे नहीं सकता है, ठीक है। उसको पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए, चीज़ों की समझ होनी चाहिए, प्लस वो व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए और उसको लोगों की समझ होनी चाहिए, समाज की समझ होनी चाहिए, लोगों की भावनाओं की समझ होनी चाहिए। तो इस तरीके से कोई छोटा मोटा व्यक्ति इन कामों को नहीं कर सकता है, आप समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़े बड़े काम हैं, ठीक है। सो ये आईएएस के दायित्व हैं। इससे आप थोड़ा वजनदारी समझ पा रहे होगे कि एक आईएएस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। इसी से हमें डिमांड समझ में आएंगी कि यूपीएससी या फिर हमारा सिस्टम क्या डिमांड करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम पर्सनालिटी लेवल पे क्या क्या डिमांड होनी चाहिए। जो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व है वो एक मुख्य डिमांड है यूपीएससी की, ठीक है। आप यूपीएससी कह लो, सिविल सर्विसेज कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो पहली जो डिमांड है वो होती है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठ होने का क्या मतलब है कि आप जिस जॉब को कर रहे हो आप किसी प्रकार का समझौता नहीं करोगे उसमें, पूरी ईमानदारी से आपको जो जो काम दिए गए हैं पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ आप उन कामों को अंजाम दोगे। तो ये तो हो गया सत्यनिष्ठा, और मैं बहुत ब्रीफ में समझाऊंगा क्योंकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। उसके बाद है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है, इसको आप ऐसे समझो कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित होता है और वो पूर्वाग्रह बनते हैं वो जिस माहौल में रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई व्यक्ति एक ऐसे माहौल में रहा है जहाँ पे उसको बताया जाता है कि मज़दूरों का बहुत शोषण होता है, मज़दूरों का बहुत शोषण होता है, बहुत शोषण होता है। तो वहाँ से जब वो बड़ा होता है उस माहौल में, और जब वो कहीं बाहर जाता है तो वो किसी भी अमीर व्यक्ति को इस नज़र से देखता है कि अरे यार इन्हीं लोगों ने लूट के ना हम लोगों को गरीब बना दिया है, हमारा बहुत शोषण किया है। तो वो इस तरीके की उसकी मानसिकता होगी, भले ही रियलिटी कुछ और हो, वो बाद की बात है। अब इसका उल्टा भी समझ के देख लो कि मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अमीर परिवेश में पला बढ़ा है, जहाँ पे उसको ये बताया गया है कि जो गरीब लोग होते हैं बहुत कामचोर होते हैं, इनको कुछ करना धरना रहता नहीं, बस सीधे पे इनको सब कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो ये जो कामचोर होते हैं ना, इस कारण से ये गरीब बने रहते हैं हमेशा के लिए। तो फिर क्या होगा, अब वो व्यक्ति जिस माहौल में बना है, जिस माहौल में वो बड़ा हुआ है, वो वैसी ही मानसिकता रखेगा और लोगों को उसी नज़रिए से देखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कोई व्यक्ति गरीब मिल गया कहीं से किसी तरीके से, अब हो सकता है कि वो किसी प्राकृतिक आपदा में उसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो, कुछ और हो गया हो, लेकिन अगर उसके पास संसाधन नहीं है तो ये जो बंदा है वो उसके बारे में सोचेगा कि यार ये कामचोर होगा, काम नहीं करता होगा। कुल मिला के एक व्यक्ति जिस माहौल में पला बढ़ा होता है उसी माहौल के हिसाब से उसकी एक मानसिकता बन जाती है। तो होता क्या है कि जब वो अपने डिसीजन लेता है तो वो मानसिकता उसके ऊपर हावी रहती है। वो कोई भी निर्णय लेगा, कोई भी नीति बनाएगा, कुछ भी करेगा, तो वो मानसिकता उस पर हावी होती है, जो कि एक लोक सेवक के लिए बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि एक समाज में सभी प्रकार के लोग रह रहे हैं, वो अमीर भी रह रहे हैं और गरीब भी रह रहे हैं। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर अमीर हर जगह पे गलत हो, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर गरीब हर बार कामचोर ही हो। तो इसके लिए फिर जो सॉल्यूशन है कि एक जो सिविल सेवक सही डिसीजन ले पाए, वो सॉल्यूशन है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। कहने का मतलब है कि हम फैक्ट पे बात करेंगे, हम तथ्यों पे बात करेंगे। यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो हम सीधा ये नहीं मान लेंगे कि वो कामचोर है, हम ये देखेंगे कि उसकी गरीबी के पीछे कारण क्या है। और किसी अमीर व्यक्ति के लिए जब वो लोक सेवक कोई नियम बनाए, उसको ये नहीं मान के चलना चाहिए कि उस अमीर ने हमेशा लूट मार करके ही पैसे कमाए होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। कुल मिला के जो है आप उसी पे बात करोगे, आप अपने मन से अपनी धारणा को नहीं थोपोगे चीज़ों पे, ठीक है। उसको वस्तुनिष्ठता कहते हैं। इसके बाद है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, और वो आप समझ गए, बेईमानी का उल्टा ईमानदारी। तो ईमानदारी भी होनी चाहिए। तार्किकता, तार्किकता का मतलब है कि जब तक आपको किसी चीज़ का सही से लॉजिक नहीं मिल जाएगा आप उसको मानोगे नहीं। मतलब किसी ने कह दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने ये बात इंटरनेट पे पढ़ी थी इसलिए ये बात सही है। अब ये कहाँ का लॉजिक है कि इंटरनेट पे पढ़ी थी तो सही है? भाई उस पर भी तो गलत हो सकता है ना। और आज की डेट में तो आपको पता है फेक न्यूज़ के मामले में क्या स्थिति है देश की।
तो ये कुतर्क हो गया। यदि कोई कहे कि प्रधानमंत्री जी ये वाला तेल यूज़ करते हैं तो इसलिए वो तेल सही है, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात हो गई, कुतर्क वाली बात हो गई। हाँ, कोई ये कहे कि भाई इस तेल में ये सब इंग्रेडिएंट हैं और इसकी ये विशेषताएं हैं, इसकी ये उपयोगिता है, तो बात बनती है थोड़ी सी। इसको हम कहते हैं तार्किकता या रैशनैलिटी। इसके बाद फिर जो अगला गुण है विचारों की स्पष्टता। विचारों की स्पष्टता का मतलब होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है वो क्लियर होना चाहिए। जब आप सामने वाले को बताते हो तो उसको समझ में आनी चाहिए बात। आप यदि बताना शुरू करते हो कुछ भी, तो जो बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी वो आपके दिमाग में आ नहीं रही, आप कुछ और बोलने लगे। फिर पता लगा उसी टॉपिक से भटक के आप कहीं और चले गए, किसी दूसरे टॉपिक पे बोलने लगे। फिर 1 मिनट बाद आप वापस आए कि अरे नहीं नहीं ये भी होता है। सामने वाला कहेगा कि ये पागल है क्या। लेकिन एक व्यक्ति है जो बहुत कम बोलता है और बिल्कुल इस तरीके से बोलता है कि सर देखिए मैं देख पा रहा हूँ इसमें टोटल 3 चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये, जिसमें से पहली चीज़ के मामले में इसकी संभावना थोड़ी सी ज़्यादा है और दूसरी वाली बात में ये 2 थोड़े से चैलेंजेस हैं और जो तीसरी वाली बात है वो मुझे लगता है ज़्यादा व्यवहारिक है, इसलिए हमें ये सब करना चाहिए। तो ये देखो कितनी स्पष्टता है विचारों में। इस तरीके से विचारों में स्पष्टता भी होनी चाहिए, ये भी डिमांड होती है एक IAS ऑफिसर के लिए। निर्णयन क्षमता, डिसीजन मेकिंग। अब आपको देश चलाना है, पूरा देश, एटलीस्ट एक ज़िला तो चलाना ही है कम से कम। अब उसमें बहुत सारी जनसंख्या रहती, लाखों में रहती। अब आपको ये दिमाग में यही चल रहा है कि अरे यार ये करें कि ना करें, ऐसा कर दिया तो ऐसे तो नहीं कि लोग चक्का जाम करने बैठ जाएंगे, धरने पे बैठ जाएंगे। आप घबरा रहे हो, डर रहे हो, या फिर जब देखो आप हमेशा अपने उच्च अधिकारियों से सलाह ले रहे हो। उच्च अधिकारियों से सलाह लेनी चाहिए लेकिन हर चीज़ों में नहीं लेनी चाहिए। यदि हर मामले में सलाह लेनी है तो आपकी नियुक्ति किस लिए करी गई फिर। तो आपको अपने आप में इतना आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा कि आप बड़े बड़े डिसीजन भी ले सको, वो डिसीजन लेते टाइम आपके हाथ ना कांपें। ये गुण हो गए। इसके बाद आगे और अभी लिस्ट है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता का मतलब कि समाज में क्या हो रहा है, लोगों का ट्रेंड कहाँ जा रहा है, आजकल लोग क्या करने में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, देश की युवा पीढ़ी इस समय क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, देश में महिलाओं की क्या स्थिति है, या फिर आपके राज्य में ये सब होता है, इस सब काम के लिए हमारे देश के किसी दूसरे राज्य में कौन सी योजना चल रही है, और हमारे देश में अभी ये हो रहा है तो ये विदेशों में यही चीज़ किस तरीके से होती है, या फिर विदेशों में कोई घटनाएं घट रही हैं तो उसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर कोई भौगोलिक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है जिसका हमारे देश पर कोई विशेष प्रभाव पड़ा जो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, या फिर कोई ऐसी नवीन वैज्ञानिक खोज हो गई है जो कि हमारे समाज में बहुत ही तीव्र परिवर्तन कर सकती है। तो आपको उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि इससे सकारात्मक क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सकारात्मक क्या परिवर्तन हो सकते हैं, नकारात्मक क्या परिवर्तन हो सकते हैं। इस तरीके से आपको चीज़ों के बारे में थोड़ी समझ होनी चाहिए, थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दृढ़ इच्छा शक्ति विल पावर, और इसकी अच्छी खासी परीक्षा हो जाती है आपके एग्जामिनेशन के दौरान, आपकी परीक्षा के दौरान। वो कैसे? यदि आपकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है तो यदि प्रीलिम्स के लिए आपको कम से कम 50 मॉक टेस्ट हल करने फुल लेंथ वाले, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप पता लगा 100 टेस्ट हल कर रहे हो। मेंस की आंसर राइटिंग के टाइम पे आपको दिन भर में मान लो 6 घंटे की राइटिंग करनी है तो आप पता लगा 12-12 घंटे की राइटिंग कर रहे हो। जितना पढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा पढ़ रहे हो। इसको कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति कि नहीं, आप उसको फिनिश करके ही मानोगे। आई होप आप समझ गए होगे कि दृढ़ इच्छा शक्ति क्या होती है। इसके बाद आगे सतर्कता यानी अलर्टनेस। इसके बाद फिर धैर्य और संयम, और आपके धैर्य की परीक्षा हो जाती है। इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया से जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लगभग 1 वर्ष तक चलती है। अब 1 वर्ष तक आप बिल्कुल धीरज रख रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कंटिन्यू सब चल रहा है, तो धैर्य की परीक्षा यहाँ पे हो जाती है। इसके बाद फिर संतुलित दृष्टिकोण। कई बार क्या होता है कि हम समझ लेते कि नहीं यार सारे के सारे जो अधिकारी हैं सब करप्ट हैं, सब चोर हैं, सारे के सारे नेता बदमाश हैं, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। आम लोगों के लिए ये सब चल सकता है, एक सिविल सर्वेंट के लिए वो नहीं चल सकता, क्योंकि आम लोग यदि असंतुलित दृष्टिकोण अपनाएंगे भी तो वो उसका प्रभाव एक लिमिटेड क्षेत्र में होगा। लेकिन यदि सिविल सर्वेंट इस तरीके से एक्सट्रीम व्यू लेने लगे चीज़ों के मामले में, फिर तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब वो एक तरफा दृष्टिकोण अपनाएगा, संतुलित दृष्टिकोण का विपरीत होता है एक तरफा दृष्टिकोण। तो यदि वो किसी एक पक्ष के तरफ
या अपनी किसी धारणा को आधार मानकर अपना कोई डिसीजन लेगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरे पक्ष के साथ अन्याय करने लगेगा। तो इसलिए एक सिविल सर्वेंट को हमेशा संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और चाहे आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाओ, या फिर इंटरव्यू में आप किसी टेक्निकल इशू पे या फिर कोई बहुत ही क्रूशियल इशू पे आप अपना कोई व्यू रख रहे हो तो वो भी एक संतुलित उसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा है। ये भी नहीं होना चाहिए कि नहीं सब बेकार है, पूरा बर्बाद है, सब खराब है। ये भी नहीं होना चाहिए। सो ये संतुलित दृष्टिकोण हो गया। अब लास्ट में बचता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब बाकी की ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। हालांकि ये तैयारी भी ऑलरेडी इतनी बड़ी है कि आप यदि सफलता तक पहुंच रहे हो, इतनी यात्रा कर ले रहे हो, तो बड़े आराम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, पास होते ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आत्मविश्वास के बाद हम बात कर लेते हैं निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब समाज में जिन अलग अलग वर्गों के लोग रह रहे हैं उन वर्गों में से आप भी किसी एक वर्ग से बिलोंग करते होंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि अपने पक्ष के प्रति आप बहुत कृपा दिखा रहे हो, मेहरबानी कर रहे हो और दूसरे पक्ष से आप भेदभाव कर रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद कमज़ोर वर्गों के प्रति, अब ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, उसके बाद भी हमारे देश में इन वर्गों की संख्या पर्याप्त है। तो वो जो कमज़ोर वर्ग या वल्नरेबल सेक्शंस हैं इन आवर कंट्री, उनके प्रति हमें समानुभूति रखनी है। समानुभूति का मतलब होता है वो क्या फ़ील करते हैं, ठीक हमें भी वही फील करना चाहिए, तभी हम उनकी चीज़ों को सही से समझ पाएंगे। तो समानुभूति। और उसके बाद सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति बहुत ही शोषित होते हैं, दलित होते हैं, पिछड़े होते हैं, उनके अंदर बहुत आक्रोश होता है और वो आक्रोश कभी भी किसी भी रूप में निकल सकता है। तो एक लोक सेवक को क्षमता होनी चाहिए कि वो उनके आक्रोश को झेल सके, सहन कर सके। ठीक है। इसके बाद करुणा और संवेदना। तो न केवल सहिष्णुता होनी चाहिए बल्कि उनके प्रति थोड़ी करुणा की भावना और दया की भावना भी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अरे गरीब हैं, कमज़ोर हैं तो कामचोर होंगे। उनके प्रति पूरी संवेदनाएं होनी चाहिए। और भी बहुत सारी बारीक चीज़ें हैं जो कि आप एथिक्स के पेपर में पढ़ेंगे, जीएस 4th पेपर में, तो आपको समझ आएगा कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सो पर्सनालिटी के लेवल पे ये थी कुछ डिमांड्स। अब बात कर लेते डिमांड्स इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स में जो बेसिकली यूपीएससी डिमांड करता है कि आप एक गंभीर एस्पिरेंट हों बस। तो इसमें मुख्य रूप से जो सामान्य अध्ययन आधारित आपका ज्ञान है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत होता है, तो जीएस 1 का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पे आधारित जो आपका ज्ञान है वो पहली डिमांड हो गई। इसके बाद जो दूसरी डिमांड होती है सी सेट के लिए तो वो है बोधगम्यता यानी कॉम्प्रीहेंशन, तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता या सामान्य गणित। तो ये 2 डिमांड ये हुई जीएस के लिए और ये हुई सी सेट के लिए। इसके अलावा फिर और क्या डिमांड होती है कि आपकी पढ़ने की जो गति है ना वो बहुत तेज़ होनी चाहिए। प्रीलिम्स में यूपीएससी जानबूझ के ऐसा पेपर सेट करता है कि आप 2 घंटे में पूरे क्वेश्चंस हल कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। पढ़ने से मतलब आप जब पढ़ रहे हो तो आपको समझ में भी आना चाहिए, तो वो गति आपकी थोड़ी सी तेज़ हो। कि आपको एक पैसेज दिया हुआ है छोटा सा, तो उस पैसेज को यदि पढ़ने में मान लो आपको 3 मिनट लग रहे हैं तो कोशिश करो कि 2 मिनट लगें, तभी आप बाकी एस्पिरेंट्स को कम्पीट कर पाओगे। इसके बाद फिर पुनरावृत्ति यानी रिवीजन, बार बार रिवीजन की मांग भी करता है यूपीएससी प्रीलिम्स के मामले में, क्योंकि प्रीलिम्स में ना बहुत सारे फैक्ट्स पे आधारित चीज़ें होती हैं। जो है तो फैक्ट आपको पता है तो आप उसको कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मेंस में क्या होता है थोड़ा सा ओपिनियन वगैरह देना रहता है, तो एक स्कोप ऐसा रहता है कि जो चीज़ हमें नहीं आती तो हम वो ना लिख के कुछ दूसरा लिख दें। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में जो चीज़ आपके सामने दिख रही है ना क्वेश्चन पेपर में, आपको उसी से डील करना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो सामने दिख रहा है उस टॉपिक पे आपका ज्ञान थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे, और वो ज्ञान आपके दिमाग में तभी टिक पाएगा जब आप बार बार उसकी पुनरावृत्ति करोगे। और ये पुनरावृत्ति वगैरह के मामले में मैं डिटेल में आपको हाउ टू स्टडी वाले चैप्टर में बता दूंगा, ठीक है। तो पुनरावृत्ति और उसके बाद प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस भी चाहिए रहती है, क्योंकि घर पे आप बहुत अच्छे से कितनी भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है और पता भी नहीं चल पाता कई बार कि टाइम कितना निकल गया,
तो यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन में जो आपको टाइम लग रहा था वो एवरेज टाइम कम हो जाएगा थोड़ा सा। सो प्रैक्टिस का अपना अलग महत्व होता है। इसके बाद फिर सबसे बड़ी बात, मान लो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस हल तो कर दिए लेकिन आपकी एक्यूरेसी बहुत कम है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि यदि आपने 100 प्रश्न हल किए और उसमें से आपके 50 प्रश्न सही निकले तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी या आपकी सटीकता 50% है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपकी जो एक्यूरेसी है प्रीलिम्स के मामले में वो किसी भी हालत में 80% से नीचे नहीं होनी चाहिए। 85 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और 90 किसी की हो नहीं पाती, ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करते तो 90 नहीं हो पाती। हाँ, अब आपने यदि 10 ही क्वेश्चन हल करे और 10 में से आपके 9 सही हो गए तो वो अलग बात है, लेकिन 10 क्वेश्चन थोड़ी आपको हल करने हैं, आपको तो 100 क्वेश्चन हल करने, 100 में से आपको 90% एक्यूरेसी लानी है। तो 90% थोड़ा सा टफ होता है, बाकी 80% के ऊपर तो आपकी एक्यूरेसी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए डिमांड्स इन मेंस को देखते हैं कि मेंस में क्या डिमांड होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यूपीएससी क्या कहता है इस मामले में, क्योंकि हम अपने मन से कुछ भी डिमांड बना लें उससे बेहतर है कि हम पहले यूपीएससी का सुन लें कि वो क्या कहना चाहता है। तो यूपीएससी बोलता है कि मेंस अर्थात प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो समग्र बौद्धिक गुणों, उनके गहन ज्ञान यानी डीप नॉलेज का आकलन करना है, मात्र उनके सूचना के भंडार मतलब इन्फॉर्मेशन की, ये ऐसा है, ये ऐसा है, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा वहाँ पे है, जनसंख्या इतनी है, अलग अलग पूरे वर्ल्ड के सभी देशों की राजधानियाँ रट ली, ये सब नहीं। केवल सूचना का भंडार या स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर का आकलन करना नहीं है। मेंस का जो उद्देश्य है वो है ओवरऑल जो आपकी मेंटल एबिलिटी है उसका परीक्षण करना, और डीप नॉलेज का मतलब एक चीज़ के बारे में आप कितना अच्छी समझ रखते हो, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, उस नॉलेज का टेस्ट करना होता है मेंस का पर्पस। तो एक तो ये हो गया। अब उम्मीदवारों से क्या अपेक्षा की जाती है, मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये बिल्कुल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ओवरव्यू लेसन में कि जितनी भी बातें करेंगे हम लोग हवाई बातें नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यूपीएससी बोलता है मेंस के मामले में कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों मतलब GS 1 से GS 4 तक, इनके लिए यूपीएससी कह रहा है हमसे कि इनमें प्रश्नों का स्वरूप और इनका स्तर ऐसा होगा कि कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति, मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि हाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बिना किसी विशेष अध्ययन के इनका उत्तर दे सके। इसके लिए PhD करने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी खुद बोल रहा है कि बहुत अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति की जो पहचान होती है ना, यदि वैसा व्यक्ति है तो वो बिना किसी डीप नॉलेज के इन प्रश्नों को हल कर सके, इनका लेवल इतना होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सतर्क करना चाहूँगा यहाँ पे, आप फंस मत जाना इस चक्कर में। यूपीएससी का जो लेवल है ना एक पढ़े लिखे व्यक्ति को नापने का, वो लेवल कुछ और ही है, ठीक। तो वो आप क्वेश्चन पेपर्स में देख सकते हो। अब ऐसे तो हमारे गांव में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन आप उनको दे दो पेपर यूपीएससी का, समझ आ जाएगा कि कितने पढ़े लिखे हैं वो, ठीक है। तो यूपीएससी का जो लेवल है ना पैमाना मापने का, वो लेवल कुछ और ही है। तो आप इसको थोड़ा गलत तरीके से इंटरप्रेट मत करें, आप इसको यूपीएससी के लेवल पे लेके चलें। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें PhD करने की ज़रूरत तो नहीं होती है। तो बेसिक यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें उम्मीदवार की आधारभूत समझ यानी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए एक एस्पिरेंट के दिमाग में। और इसमें लिखा है परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों और उद्देश्यों मांगों का विश्लेषण करना। परस्पर विरोधी सामाजिक लक्ष्यों का क्या मतलब, जैसे कि हम विकास की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात, तो आर्थिक विकास की बात एक तरफ और दूसरे तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। यदि आप अर्थव्यवस्था की बात करोगे आर्थिक विकास की, तो आपको बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को स्थापित करना पड़ेगा, सड़कें बनानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पता लगा बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ रहा है, और जो फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, उनसे जो वेस्ट निकल रहा है तो वो जल को प्रदूषित कर रहा है, धुआं निकल रहा है तो वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। तो एक तरफ डेवलपमेंट को यदि हम प्रमोट करते हैं तो यहाँ हमारा पर्यावरण खतरे में पड़ जाता है, और यदि पर्यावरण को हम प्रमोट करते हैं तो फिर हमारा आर्थिक विकास खतरे में पड़ जाता है। यदि हम पर्यावरण की बात करें
तो फिर देश में गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है और अन्य दूसरे मुद्दे भी हैं। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा कि परस्पर विरोधी सामाजिक आर्थिक लक्ष्य, ठीक है, एक तरफ अर्थव्यवस्था, एक तरफ पर्यावरण, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इनसे कैसे डील करना है वो भी एस्पिरेंट को आना चाहिए, ये मेंस की डिमांड होती है। और लास्ट में इसमें लिखा हुआ है उम्मीदवार संगत, सार्थक तथा सारगर्भित उत्तर दें, मतलब फालतू की बकवास ना पेलें, ठीक है। तो ये डिमांड होती है यूपीएससी की मेन एग्जामिनेशन में। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब इसके बाद हमने जो पढ़ा, जो यूपीएससी ने बोला, उसके आधार पे हम थोड़ा सा अपनी बात कर लेते कि अपन को क्या समझ में आया। सबसे पहले तो पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान। यूपीएससी जो पाठ्यक्रम जारी करता है ना, नोटिफिकेशन में जो रहता है, वो पूरे पाठ्यक्रम का एक एक टॉपिक आपको पता होना चाहिए, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके बाद फिर दूसरा रिवीजन, वो तो अल्टीमेट है, प्रीलिम्स में भी था तो अभी भी है। प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की, वहाँ एमसीक्यूज लगाने की प्रैक्टिस करनी थी प्रीलिम्स में, यहाँ मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी है बिल्कुल भर भर के पेज। विश्लेषणात्मक क्षमता, मेंस का आपने क्वेश्चन देखा होगा कि कभी भी एक लाइन में ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा 2-3 लाइनों को कवर करता है और उसमें वो एक केंद्र को लेके 4-5 एस्पेक्ट्स को कवर करता है। आपके अंदर वो विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए कि प्रश्न क्या डिमांड कर रहा है और वो किन किन चीज़ों का बोल रहा है कि आप इन इन चीज़ों को आंसर में शामिल करो। तो वो विश्लेषण करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद विचारों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, तो मैं आपको पहले ही से बता चुका हूँ कि विचार इतने स्पष्ट होने चाहिए कि सर इस मामले में मुझे 3 बातें दिखाई देती हैं, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। पहली बात में ये सब हो सकता है, दूसरी बात में ये इशू है, तीसरी बात में श्योर हूँ कि इसको अप्लाई करना चाहिए। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है। इसके बाद अल्टीमेट डिमांड, कम से कम 30 से 35 शब्द प्रति मिनट की उच्च लेखन गति। आपको कि 30-35 शब्द प्रति मिनट, ये तो बहुत आसान है, आप लिख के देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या। और न केवल वो लेखन गति बल्कि उतनी ही स्पीड से सोचने की क्षमता, क्योंकि आप ये बताओ, आप वही ना लिखोगे जो आप सोच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको उसी लिमिटेड टाइम में करना है जो टाइम आपको दिया है एक प्रश्न के लिए। जनरली जो मैंने निकाला था, तो ओवरऑल जो टाइम मिलता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए वो लगभग 8 मिनट का टाइम मिलता है आपको, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन पढ़ने को शामिल कर लो, फिर उसको समझने को शामिल कर लो, उसके बारे में सोचने को शामिल कर लो, और फिर जो सोचा है उसको एक आंसर में फ्रेम करने के बाद लिखने को शामिल कर लो। ये सब मिला के आपको टोटल 8 मिनट मिलते हैं। इस 8 मिनट में आपको चीज़ों को डील करना है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। तो ये थी मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ डिमांड्स। अब हम बात करते हैं डिमांड्स इन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू चूँकि पर्सनालिटी टेस्ट है और पर्सनालिटी बेस पे जितनी भी डिमांड होती हैं उनकी चर्चा हम सबसे पहले ही कर चुके हैं स्लाइड में, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी क्या कहता है इस मामले में। तो सबसे पहले तो ये लंबा चौड़ा लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हो। मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें बता देता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका परिचय वृत्त होता है, आपका जो डेफ आप भरते हो, डेफ 1 डेफ 2, वो उसके सामने होता है, और ये हम कल के वीडियो में समझ चुके थे। आपने जो जो कुछ भरा है उन्हीं पे आधारित आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब बातचीत की शुरुआत वहीं से होगी। उसके बाद बीच में आप कोई ऐसा टॉपिक छेड़ देते हो तो वो उसी से रिलेटेड आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मानसिक योग्यता को जांचने की कोशिश की जाती है, नॉलेज का टेस्ट नहीं होता, वो प्रीलिम्स मेंस में हो चुका रहता है, अभी बताऊँगा मैं आपको। संतुलित निर्णय लेने की शक्ति, रुचि की विविधता, मतलब आप ऐसे नहीं होने चाहिए कि बस मुझे यही चीज़ पसंद है बाकी नहीं। आपकी जो रुचियों में विविधता होनी चाहिए कि आपको म्यूज़िक भी पसंद है, आपको स्पोर्ट्स भी पसंद है, आप बुक्स भी पढ़ लेते हो, आप मूवीज़ भी देख लेते हो, आप लोगों के साथ उठना बैठना भी कर लेते हो कभी कभी। सो इस तरीके से आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बेसिक वही है कि आपको संतुलित निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आलोचनात्मक ग्रहण क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आलोचना का मतलब यदि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर आपसे यदि कुछ ऐसा बोल दें जिससे आपको लगे कि अरे यार ये तो मेरे बारे में कुछ ख़राब बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, आपकी कुछ आलोचना कर दें, ठीक है। कह दें कि अरे नहीं आप तो ऐसे ही हो, आप क्या सिविल सेवा में आओगे, और आपकी 1-2 कुछ कमियां बता दें, भले ही वो कमियां आप में नहीं है लेकिन मान लो वो बता दें, तो वो आलोचना ग्रहण करने की भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप एक सिविल सर्वेंट बनोगे ना, तो आलोचनाओं का अंबार रहेगा आपको ग्रहण करने के लिए। तो इसलिए वो पहले से एक परीक्षण करना चाहते कि आप अपनी बुराई झेल सकते हो कि नहीं झेल सकते हो। कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है
तो आप उसको सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते हो। इसके बाद फिर यूपीएससी आगे भी बात करता है। दूसरे पॉइंट में वो बोलता है कि साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण में क्रॉस एग्जामिनेशन प्रणाली नहीं अपनाई जाती। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब है कि आपने कुछ बोला तो उन्होंने आपकी बात काट दी, फिर आपने कुछ बोला उन्होंने वो बात भी काट दी। कुल मिला के जैसे वकील बहस करता है ना कोर्ट में, कि कोई कुछ भी बोले वो उसकी बात को काउंटर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यूपीएससी कहता है कि हम इस तरीके की क्रॉस एग्जामिनेशन प्रणाली नहीं अपनाते, हम सहज वार्तालाप करते हैं एक एस्पिरेंट के साथ, लेकिन वो वार्तालाप एक विशेष दिशा में होता है और विशेष प्रयोजन से होता है, ठीक है। उनका पूरा उद्देश्य है, ऐसा नहीं कि बस ठीक है अब आए हो तो चलो परीक्षा हो गई अब चलो थोड़ा बातचीत करते, वो नहीं है। उनका एक पर्पस है बातचीत करने का, ठीक है। और वो यूपीएससी लिख के दे रहा है हमें, ऐसा नहीं कि वो कुछ चोरी छुपे कुछ भी करवा रहा है, जो है तो वो लिख के दे रहा है। सो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट बता रहा हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि साक्षात्कार या व्यक्तित्व परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जांच लिखित प्रश्न पत्रों से पहले ही हो जाती है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे न केवल अपने शैक्षणिक विशेष विषयों में ही पारंगत हों, मतलब जो आपने स्टडी करी है 11th-12th में या ग्रेजुएशन में, आप उनमें ठीक ठाक नॉलेज रखते हो, या आपने जो ऑप्शनल लिया है उसमें आप ठीक ठाक नॉलेज रखते हो, तो उनमें आप पारंगत हो, बल्कि उन घटनाओं पर भी ध्यान दें जो आपके चारों ओर से मतलब आपके राज्य में या फिर देश में या फिर कहीं बाहर भी घटित हो रही हैं, उन पे भी आप नज़र रखें, उन पे भी आप ध्यान दें। साथ ही आधुनिक विचारधारा तथा नई नई खोजों में भी रुचि लें, जो कि किसी सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर सकती हैं। तो ये इंटरव्यू का मूल पर्पस होता है, और केवल इंटरव्यू का नहीं, ये पूरी परीक्षा की प्रक्रिया का उद्देश्य है एक्चुअली। ये बस अलग अलग बटे हुए हैं कि ये प्रीलिम्स में ये डिमांड है, मेंस में ये, इंटरव्यू में ये। ओवरऑल जो जितनी भी डिमांड है वो सब कलेक्टिव रूप में है। एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है आपके प्रीलिम्स में। कोई कहे कि प्रीलिम्स में पर्सनैलिटी का टेस्ट नहीं होता, तो वहाँ भी होता है। मेंस में नहीं होता क्या? वहाँ भी होता है, और यहाँ तो फिर होता ही है, फिर डंके की चोट पे, ठीक है। सो ये यूपीएससी के शब्द थे कि वो क्या चाहता है। अब यूपीएससी के शब्दों से हमने कुछ निष्कर्ष निकाले, तो हम उनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इंटरव्यू में क्या क्या डिमांड होती, तो पहली बात वार्तालाप तथा संचार कौशल, यानी आप ठीक ठाक बातचीत कर लेते हैं, आपका संचार कौशल ठीक है। संचार कौशल का मतलब ये हुआ कि सामने वाला कुछ कह रहा है तो आप उसको समझ पा रहे हो, और आप अपनी बात जब कुछ कहना चाह रहे हो सामने वाले से तो आप उसको सही से समझा पा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब हम कहना तो सही चाह रहे बस आप समझ नहीं पा रहे, वो नहीं। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपनी बात सामने वाले तक सही से पहुंचा सकें, और जिस भाव से आप बोलना चाह रहे हैं सामने वाले को भी वही समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। तो आपके अंदर संचार कौशल होना चाहिए इंटरव्यू में, ये पहली डिमांड है। इसके बाद फिर अपने डेफ 1 और 2 में जो भी आपने जानकारी भरी है, वो सारी जानकारी आपकी बिल्कुल आपके मुंह पे, आपकी उंगलियों पे रखी होनी चाहिए। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सटीक सही शब्दों में आपके पास जवाब मौजूद होना चाहिए। अब मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा कि डेफ में आपकी प्रेफरेंस के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, या हॉबीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ऑप्शनल के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, या फिर आपकी एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। जो आपने भरा है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कि यदि आपने ईमेल भी उल्टा पुल्टा दिया है तो उस पर भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सो इस तरीके से डेफ में आपने जो जो भरा है उसका एक एक शब्द आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद फिर अपने स्वयं के व्यक्तित्व को जानना। कई बार क्या होता है कि हमें अपने बारे में ही बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती जो कि सामने वाला देख रहा होता है, और उस पर जब वो क्वेश्चन करता है तो हम विचलित हो जाते कि अरे ये भी होता है क्या मेरे साथ। तो आप क्या हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपका क्या स्वभाव है। कई बार वो पूछ सकते हैं कि अपनी एक अच्छाई बताओ, अपनी एक बुराई बताओ, या अपनी एक कमजोरी बताओ, या अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताओ। इस तरीके की सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपने राज्य और देश दुनिया में जो घटनाएं चल रही हैं, जो मुद्दे चल रहे हैं, उनके बारे में जागरूकता होना। सो इस तरीके से आपको अवेयर रहना है, और ये केवल यहीं इंटरव्यू में अवेयर नहीं रहना है, वो प्रीलिम्स में भी रहना है, मेंस में भी रहना है, और इंटरव्यू तक रहना है, और इसके बाद भी रहना है, क्योंकि उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए ही। अब ऐसा थोड़ी कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो अब आप देश दुनिया को जानना समझना बंद कर दोगे।
इसके बाद और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको देश दुनिया को समझना। तो ये भी एक डिमांड है यूपीएससी की कि आपको ऐसा होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट बचता है व्यक्तित्व आधारित सभी विशेषताएं, जो कि पर्सनैलिटी वाली स्लाइड में हम लोगों ने इसी लेक्चर में पढ़ी थी। जैसे सत्यनिष्ठा हो गया, वस्तुनिष्ठता हो गया, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। ये सारी चीज़ें भी इंटरव्यू के टाइम पे काम आती हैं और ये डिमांड करता है यूपीएससी हमसे। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब कुछ और दूसरी भी डिमांड्स होती हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली परीक्षा से रिलेटेड तो नहीं है बट इनडायरेक्टली हैं कहीं ना कहीं। तो कुछ अन्य मांगे उनमें शामिल है, जैसे कि कम से कम आपको 3 साल का समय चाहिए। आप कहोगे 3 साल का, वो टॉपर तो बता रहे थे 6 महीने में हो गया। वो 6 महीने में उनका ऐसा हुआ कि उनको पहले से नॉलेज था, उनके पता लगा पिताजी सिविल सेवा में हूँ या फिर उनकी माँ सिविल सेवा में हूँ या फिर उनके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऑलरेडी उसको 6th क्लास से ही नॉलेज दे रहा था यूपीएससी के बारे में। तो ऐसे लोग यदि कुछ बोलते हैं तो थोड़ा उनके बारे में ना रिसर्च कर लिया करो। मैं ये 3 साल का टाइम उस डेट से कैलकुलेट कर रहा हूँ जब आपको आईएएस का फुल फॉर्म पता चलता है। पहली बार जब आपने जाना होता है कि ऐसी भी कोई सेवा होती है देश में, तो वहाँ से आपको कम से कम 3 साल का समय लगेगा, जिसमें से 1 साल का टाइम तो आपको पूरी परीक्षा, उसकी डिमांड, ये सब कुछ समझने में लग जाएगा। हालांकि इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग ये कोर्स यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके बाद फिर शांत वातावरण युक्त एक आपको कमरा चाहिए पढ़ाई करने के लिए, जिसमें डिस्टरबेंस ना हो। अब देखो एकदम तो आपको ऐसा मिल नहीं जाएगा कि आप हिमालय की चोटी पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं है। अब यहाँ पे कई बार फेरी वाला आ गया, सब्जी वाला आ गया तो वो आवाज़ लगा रहा है, साइड में किसी का बर्थडे आ गया तो वहाँ पे कुछ धूमधाम मची हुई है, तो ऐसा होता है। पर आप कोशिश ये करें कि आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो वो कमरा थोड़ा आपके घर के डिस्टरबेंस से थोड़ा दूर रहे। ऐसा ना हो कि वहीं बाजू में उसी कमरे में बच्चे खेल रहे हो और वहीं बाजू में आप पढ़ाई कर रहे हो, वो थोड़ा सा अलग हो। अब आप कहोगे यदि नहीं है हमारे यहाँ तो नहीं है, तो आप फिर थोड़ी ऐसी व्यवस्था कर लो कि वहाँ डिस्टरबेंस थोड़ा सा कम हो, ठीक है। घर में आप बता दो पहले से कि मैं इतने से इतने बजे तक पढ़ाई करता हूँ, तो इतने टाइम तक मुझे डिस्टरबेंस नहीं मत कीजिएगा, या फिर जो भी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिमांड है। अब ये आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे डील करते हो, ठीक है। और यदि ये नहीं है तो फिर आपको टफ होने वाली ये चीज़ें, तो आप ये समझो थोड़ा। यूपीएससी को नहीं पता कि आपके पास क्या संसाधन थे क्या नहीं थे, वो तो सिर्फ पेपर जारी करता है। आप यदि पेपर को हल कर पाए तो आप उस तरफ, नहीं कर पाए तो इस तरफ। तो शांत वातावरण युक्त एक कमरा हो जिसमें आप मैप वगैरह लगा सकें, जहाँ पे आप अपनी पुस्तकों वगैरह को व्यवस्थित करके रख सकें, थोड़ा कि कहीं इधर उधर बिखरा ना पड़ा रहे आपका सामान। तो ऐसा एक कमरा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आगे जो डिमांड है कि आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए और साथ में आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ बैठ के आप पढ़ते हो, वहाँ पे पर्याप्त नेटवर्क आता हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम पूरा नेटवर्क आए। अब गांव में यदि आप रह के पढ़ाई कर रहे हो या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क कम है तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह चल जाएँ यूट्यूब के, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सको, इतना नेटवर्क हो कम से कम वहाँ। तो ये जनरली अभी तो है सभी के पास उपलब्ध, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको चाहिए रहती हैं। इसके बाद फिर आपको कुछ पैसे वैसे भी खर्च करने पड़ते हैं इस परीक्षा में, लगभग सभी परीक्षाओं में करने पड़ते हैं, पर इसमें थोड़ा क्या है ज़्यादा करने रहते, क्योंकि ये पूरे साल भर इसकी प्रक्रिया चलती है। आपको न्यूज़पेपर ख़रीदना है, आपको मैगज़ीन वगैरह लेना है हर महीने, ठीक है। तो यदि आप सेल्फ़ स्टडी कर रहे हो तो आपको बुक्स वगैरह में, मैगज़ीन्स में, न्यूज़पेपर में पैसे खर्च होंगे। सेल्फ़ स्टडी आप आउट ऑफ होम कर रहे हो, आउट ऑफ होम से मतलब कि आप कर तो सेल्फ़ स्टडी ही रहे हो लेकिन आप घर पे नहीं रह रहे हो, आप कहीं बाहर रेंट पे रूम वगैरह लेके रह रहे हो, तो फिर आपको रूम का भी और खाने पीने का भी खर्चा उठाना पड़ेगा। और उसके बाद मान लो आप कोचिंग और कर रहे हो अलग से, तो कोचिंग का भी खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आपको कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ऐसे नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, बट फिर भी थोड़े से लगते हैं। और आज की डेट में तो ऐसा है कि आप चाहें तो थोड़ा इसमें कंजूसी भी कर सकते हैं कि इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप थोड़ा रिलैक्सेशन इसमें ले सकते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें अनिवार्य हैं वो तो फिर हैं ही, कम से कम उन पे तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ अन्य डिमांड्स थी। 3 प्राइमरी रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड द डिमांड्स को समझने के लिए, वैसे तो आपको अभी समझ आ गया होगा इस लेक्चर में, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको अपने तरफ से यदि समझना है डिमांड्स को, तो उसके लिए 3 रिसोर्सेज हैं जिनसे आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से कि यूपीएससी वास्तव में चाहता क्या है। तो इन 3 प्राइमरी रिसोर्सेज में शामिल हैं सबसे पहले तो नोटिफिकेशन। यूपीएससी जो नोटिफिकेशन जारी करता है उसमें 2 चीज़ें रहती हैं।
एक तो एग्ज़ामिनेशन का पूरा प्लान रहता है और दूसरा रहता है सिलेबस। तो यदि आप उस प्लान को पूरा समझ लें और सिलेबस को समझ लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि यूपीएससी हमसे क्या चाहता है। इसके बाद दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, यदि उनको आप बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन को समझोगे, उसके एक एक शब्द को एनालाइज करोगे, थोड़ा टाइम लगाओगे एक प्रश्न को समझने में, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी कि इस क्वेश्चन में यूपीएससी क्या जानना चाह रहा था हमसे। सरसरी नज़र से प्रश्नों को नहीं देखना है। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के हों, आपको थोड़ा उसमें माथा पच्ची करनी है कि यदि ये 4 स्टेटमेंट दिए तो 4 ही क्यों दिए, 3 क्यों नहीं दिए, या फिर इसमें जो 4 स्टेटमेंट दिए तो चौथा वाला ऐसा क्यों दे दिया, ये ऑप्शंस इस तरीके से क्यों जमाए, या फिर ये जो टॉपिक पूछा गया ये क्यों पूछा गया, ऐसा तो नहीं कहीं ये न्यूज़ में रहा हो पिछले साल। तो इस तरीके से जब आप एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आपको डिमांड समझ में आ जाएगी कि यूपीएससी किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो वो आप प्रीलिम्स में भी कर सकते हो और मेंस में भी कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं यूपीएससी की डिमांड्स को समझने में। अब इसके बाद हम बात करते हैं टॉपर्स। ये टॉपर्स भी आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं यूपीएससी की डिमांड को समझाने में। अब ये नहीं कि वो डायरेक्ट अपने मुंह से बताएंगे कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है, वो तो बता ही सकते हैं। आपको क्या करना है ना, उनकी आंसर शीट्स को डाउनलोड करके देखना है कि वो लिखते कैसे आंसर, और ये आपको अलग अलग कोचिंग्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आंसर शीट आप डाउनलोड करें, उन्होंने जिन क्वेश्चंस को आंसर किया है उस क्वेश्चन को समझें और उस आंसर को समझें। आंसर में क्या क्या उन्होंने शामिल किया वो देखें, किस तरीके से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया, क्या क्या उन्होंने डायग्राम बनाए, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए, कितने पॉइंट्स उसमें शामिल किए, कितने वर्ड लिमिट में उन्होंने लिखा, सब कुछ एनालाइज करें उनकी आंसर शीट से। ठीक है, और जितनी अधिक आंसर शीट्स देख सकते हो ना, मैं तो कहता हूँ उतने देखो। हिंदी मीडियम की भी देखो, इंग्लिश मीडियम की भी देखो, सबकी आंसर शीट्स आप देख सकते हो। और जितना ज़्यादा आप उनको समझोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको यूपीएससी की डिमांड समझ में आएगी, उतनी ही ज़्यादा आप यूपीएससी के डिमांड के करीब पहुँचते जाएंगे। तो एक तो हो गया टॉपर्स की आंसर शीट। इसके बाद मॉक इंटरव्यूज़ डले रहते यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स के, तो आप वो देखो कि जब वो इंटरव्यू दे रहा था टॉपर तो किस तरीके से वो बात कर रहा था, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यूज़ देखो, और टॉपर स्टॉक करके कि विज़न IAS पे चलता है तो आप वो भी देख सकते हो। वो अलग अलग और दूसरे कोचिंग्स में भी चलता है, जिसमें आके टॉपर्स अपनी स्ट्रेटजी और अपने बारे में सब बताते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन ये सब बिगिनर के लेवल पे करना है आपको। ऐसा नहीं कि अब आप मेंस का टाइम है और आप लगे हो आंसर शीट को डाउनलोड करने में, मॉक इंटरव्यूज़ देखने में, नहीं। जो चीज़ जब उपयोगी रहती है उसको तभी करना ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, तो ये आपको बिगिनर के ही लेवल पे सब कुछ कर लेना है। जब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी बिगिनर के लेवल पे, तो आगे फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही था हमारे लिए समझने के लिए। एक बार एक नज़र में इसको रिवाइज़ कर लेते कि क्या क्या देखा हमने इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी लेवल की डिमांड्स को देखा, इसके बाद डिमांड्स इन प्रीलिम्स देखा, मेंस में अलग अलग डिमांड्स को देखा, डिमांड्स इन इंटरव्यू के लिए क्या डिमांड चाहिए रहता। फिर हमने ये भी समझा कि ये जो डिमांड है ओवरऑल एक ही डिमांड है ये। ठीक है, बस वो बटी हुई है अलग अलग फेजेस के लिए। इसके बाद फिर हमने कुछ अन्य डिमांड्स को देखा जो कि इनडायरेक्ट थी, डायरेक्ट तो नहीं थी, इनडायरेक्ट रूप में हमारे सामने आती हैं, उनको देखा। अब हम देख लेते कि वीडियो का सार क्या निकला। तो हमारे इस वीडियो का सार निकला कि सिविल सेवा परीक्षा वास्तव में हमारे व्यक्तित्व के परिवर्तन की यात्रा है। यानी जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तब हमारी पर्सनालिटी कुछ और होती है, और तैयारी करते करते हमारी पर्सनालिटी कुछ और हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरे परिवर्तन की यात्रा है जिसके माध्यम से आयोग ऐसे उम्मीदवारों की खोज करता है जो ईमानदार हों, लोक सेवा के प्रति समर्पित हों मतलब सत्यनिष्ठ हों, सामाजिक घटनाओं के प्रति सजग हों, तथा वर्तमान में शासन व्यवस्था के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने में भी सक्षम हों। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इस तरीके से ये हमारे वीडियो का सार था। और इस प्रकार हमारे कोर्स का जो पहला भाग था इंट्रोडक्शन नाम से, वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें हमारे टोटल 4 लेसन शामिल थे। अब अगला जो पार्ट हमारे कोर्स का स्टार्ट होने वाला है वो है द मेन एग्जामिनेशन, जिसमें हम मेंस के एक एक पेपर को अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें टोटल 7 लेक्चर शामिल हैं। सो अगली वीडियो से हम इसकी शुरुआत करते हैं। सो ये था हमारे वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ उपयोगी जानकारी मिली होगी। हमारे इस कोर्स में टोटल 21 लेसन है जिसको आप प्लेलिस्ट पे जाके एक्सेस कर सकते हो।
यदि आपको उपयोगी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट करके पूछ लें। और यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत सहयोग किया जाए IAS फ्रॉम होम का, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और यदि आप घर से ही IAS की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे भी अपनी यात्रा का साथी बना सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।